टू स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वन। और मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस किया करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो इसमें दो चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, आइदर यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द लेक्चर और यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट एब्सोल्युटली नॉट। कि या तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया, क्वेश्चंस किया करें, उसमें डिस्कशन किया करें, आप लोग पार्टिसिपेट किया करें। उसमें ये नहीं है कि आई एम स्पीकिंग एंड यू आर जस्ट साइलेंट लिसनर्स। बहुत बड़ी खूबी है आप लोगों की साइलेंट लिसनर होना, बस दूसरे की बात सुनना। पार्टिसिपेट करें, से ऐसा है, ये क्यों है, इस तरह अच्छा लगता है मुझे, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, इसमें सम टाइम्स, अब ये अभी उसी को ही हम कंटिन्यू करके देन वी विल कम ऑन प्रेसी। कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है ही अंडरलाइंस सम वर्ड्स, वो कुछ लफ्ज़ जो हैं उनको अंडरलाइन कर देता है। एंड ही यू आर आस्क्ड, ठीक है, टू राइट सिनोनिम्स, द मीनिंग्स ऑफ दोज। एंटोनिम तो बहुत कम पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स जिसका वही मतलब होता है, ठीक है, कि आपने उसका मतलब लिखना है। अब यहाँ पर व्हाट इज़ रॉन्ग विद द स्टूडेंट, बाज़ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उसका मतलब उर्दू में लिखाते हैं एंड यू आर गिवन 0 मार्क्स। यू आर सपोज्ड टू राइट द सिनोनिम्स, राइट द मीनिंग्स ऑफ द अंडर, नीचे वो लिख देता है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, कि वो लफ्ज़ जो अंडरलाइन किए गए हैं आपने उनका मीनिंग लिखना है। तो वो जो बनता है उससे, ठीक है, उसके हिसाब से आप एक मीनिंग, बाज़ों का सिनोनिम्स तो बहुत होते हैं ना, 4-5, 1, 2, 3 आप लिख के आ सकते हैं। अगर वो सही है यू विल बी गिवन 1 मार्क्स, इफ़ दैट इज़ रॉन्ग यू विल बी गिवन नो क्रेडिट, आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा, और ये फिर वो पार्ट 2 में आएगा, लेकिन आपको मैं दोनों चीज़ें करवा रहा हूँ। तो आपने मीनिंग लिखना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है प्रेसी में एक और चीज़ आ जाती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रेसी के साथ, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, वो कॉम्प्रीहेंशन में भी आ सकता है और प्रेसी में भी आ सकता है। सजेस्ट अ suitable title for the above passage। अब इसमें यह होता है कि आगे 10 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर ये साथ है, मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और आगे 10 लिखा हुआ है, तो उसमें अंडरस्टूड ये होता है कि 1 मार्क्स फॉर द टाइटल, 2 मार्क्स फॉर द टाइटल एंड 8। ये डिपेंड, बाज़ औक़ात तो वो जो पेपर सेटर है वो मेंशन कर देता है, बाज़ औक़ात तो वो मेंशन कर देता है 2 + 8 = 10 मेंशन। इसका मतलब है कि 2 मार्क्स फॉर द टाइटल, कि आपने टाइटल कैसे देना है। अगर टाइटल आपने सही दिया, अच्छा दिया, यू विल गेट 2 मार्क्स, यू विल गेट फुल क्रेडिट, आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, टाइटल गलत है, तो वो फिर 0 नंबर। अगर नहीं पूछा तो फिर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं कहता, अब जैसे आपका जो आप पैसेज है उसमें सिर्फ उसने के देखें कि वो पढ़ें आप, उसमें लिखा हुआ है कि मेक अ प्रेसी ऑफ द अबव, बस उसमें टाइटल पूछा भी नहीं है, आपने उसके नंबर भी नहीं देने। तो लेट्स स्टार्ट के अब मैं आपको बताऊं करना। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्रीहेंशन, वहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर। इस पे हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि बाद स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं कि सर लेंथ ऑफ द आंसर कितना होना चाहिए, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का। तो व्हाट वाज माय आंसर,
आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मेरा यही आंसर था ना, मैंने आपको कहा था कि जब आप आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मुख्तसर और जो चीज़ पूछी गई है अपनी तरफ से ऐड नहीं करना। ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें आप जितना मुख्तसर ब्रीफ प्रिसाइज लिखेंगे आपको उतने, लेकिन ये नहीं है कि ब्रीफ प्रिसाइज करते हुए, ब्रीफ या प्रिसाइज करते हुए आप उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना करें जो चीज़ पूछी गई है। ब्रीफ दैट मे बी ऑफ 1 लाइन, 1 सेंटेंस, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, और वेरी करता है। पहले सवाल का जवाब फर्ज करें 3 लाइन्स में है तो दूसरे का 2 में भी हो सकता है, तीसरे का 1 लाइन में भी हो सकता है, ठीक है, 4 लाइन्स में भी हो सकता है। वेरी करता है कि ये नहीं है कि पहले का जवाब मैंने 2 लाइनों में दिया था अब इसका मैं 2 ही में दूंगा अगले का। नो, इट वेरीज। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ये इधर था। यहां पर कोई लिमिट नहीं है। वेरी, हाँ, हेयर यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यहां पर आपको महदूद कर दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है। प्रेसी का क्लियर कट रूल है, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। इट इज क्लियर कट रूल ऑफ प्रेसी, ठीक है। इट शुड बी it should be 1/3 of the original passage. It should be 1/3 of the original passage. This is a clear cut rule. And question answer का मैंने बता दिया, answer should be brief and to the point. There is, इस्लाम क्या हाल है बेटे आपके, ठीक है। There is a clear cut rule, ये एक क्लियर कट रूल है प्रेसी राइटिंग का कि इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, कि आपका जो पैसेज है ये उसका 1/3 होना चाहिए। फर्ज करें, सपोज देयर आर 100 वर्ड्स, फर्ज करें आपका पैसेज जो है वो 100 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, उसमें 100 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो योर पैसेज शुड कंप्राइज ऑफ 30 to 35 वर्ड्स। आपकी प्रेसी 30 से 35 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आप वो मैं अभी ये भी बताऊंगा ना कि फर्क करें प्रेसी, समरी, सब्सटेंस, अगर ये वर्ड्स आते हैं दैट हैव द सेम मीनिंग। अगर वो प्रेसी लिखता है, अगर वो समरी लिखता है, क्लियर कट समरी हमेशा 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। आपने कोई, आप पढ़ते हैं थ्रू आउट, आप पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश या वो, तो उसमें क्या होता है कि आपके जी इसकी समरी लिखी, आपने कोई स्टोरी याद की है तो यू आर आस्क्ड टू राइट द समरी। तो आप समरी में क्या करते हैं, यू राइट द होल स्टोरी? नो, उसको मुख्तसर करके समराइज। समराइज का क्या मतलब होता है? टू मेक ब्रीफ, आपने उसको मुख्तसर करना है। तो समरी, जेस्ट, सब्सटेंस, कि ये वर्ड्स आए, दे हैव द सेम मीनिंग, सब का एक ही मतलब होता है, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि आप वहाँ वर्ड्स काउंट करें, अब आप पहले वो कर रहे हैं, ये आपको जस्ट प्रैक्टिस से आ जाता है। अब ये नहीं है कि, और ना ही आपका जो पेपर चेक कर रहा होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हर स्टूडेंट्स के पेपर को वो एक एक वो वर्ड्स काउंट करे, फिर के जी इतने बनते हैं या नहीं बनते। बाद स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, फर्ज करें 30/100 एंड पे ये लिख देते हैं, और अक्सर बात ग्रामर में भी होता है, इसका मतलब होता है 30 वर्ड से मैंने 100 में किया। या बाद स्टूडेंट्स लिख देते हैं टोटल वर्ड 100, प्रेसिव वर्ड, समरी वर्ड्स 30 लिख देते हैं। मर्जी है आपकी, लिखें ना लिखें, उससे जो पेपर चेक कर रहा होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है।
उसको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या 1/3 की है या नहीं की इसमें। और एक इट शुड बी इन 1 पैराग्राफ, इट शुड बी इन 1 पैराग्राफ। प्रेसी में पैराग्राफ्स नहीं होते। जैसे फर्ज करें आपका पैसेज आता है, पैसेज थोड़ा सा लेंथी है, आमतौर पे 100 वर्ड्स पे मुश्तमिल नहीं होता है, इट्स मोर देन 200 हो जाते हैं, 250 हो जाते हैं। तो 250 होगा तो अब आपका 80, 85, 90, 80 to 90 रफ सा वो होता है। फर्ज करें आपका पैसेज है, उस पैसेज में 3 पैराग्राफ है। आपका एक पैसेज है, उस पैसेज में 3 पैराग्राफ हैं। तो इट डजेंट मीन कि आप जो प्रेसी करेंगे उसमें 3 पैराग्राफ होंगे, पहले आप पहले पैरे की प्रेसी करें, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। नो, प्रेसी पैराग्राफ्स में नहीं होती कभी भी, नेवर। एक पैराग्राफ, प्रेसी में एक पैराग्राफ होता है। जी जी जी, मैंने वही चीज़ बताई। मैंने कहा प्रेसी में क्लियर नहीं, उसमें मेंशन नहीं है। देयर इज अ क्लियर कट रूल। यहाँ पे मैंने बताया था, अभी आप थोड़ा सा लेट आई, कि मैंने कहा था कि कॉम्प्रीहेंशन का कोई रूल नहीं है, आपने आंसर कितने वर्ड्स में देना है। सिर्फ ओनली 1 रूल, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो चीज़ पूछी गई है, प्रेसी का क्लियर कट रूल है। वो देखें, मैंने लिख दिया, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसके 1/3 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अब उसमें यह है कि वो ना वर्ड्स काउंट, वो आपको आइडिया भी मैं फर्दर आगे बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। और ये 1 पैराग्राफ में, अब समझ आ गई ना कि फर्ज करें पैसेज है वो लेंथी है, उसमें उसने 3 पैराग्राफ बना दिए हैं। उसने क्या किया है, 3 पैराग्राफ बना दिए हैं। अब आप क्या करेंगे कि उन 3 पैराग्राफ की प्रेसी करेंगे? नो, उसको एक ही आपने पैराग्राफ में करना है, उसमें एक ही पैराग्राफ में आपने सारा। ये अभी मैं बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अब मैंने पेपर वो जो शेयर किया हुआ है पिछले, उसमें उसने दिया हुआ है कि मेक अ प्रेसी ऑफ द अबव पैसेज, और आगे 10 लिखा हुआ। इट मीन्स इट कैरीज 10 मार्क्स। आपने उसकी प्रेसी, बाज़ औक़ात वो कहता है मेक अ प्रेसी ऑफ द अबव पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और आगे सब 10 लिख देता है। तो उसमें टाइटल के नंबर होते हैं, हो सकता है 1 नंबर हो सकता है 2 नंबर हो। वो आप शुरू में लिख दें, एंड पे लिख दें, वो अभी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने ये चीज़ यहाँ पे मज़ीद मेंशन कर दी। मैंने कहा बाज़ औक़ात लिखा होता है 2 + 8, बाज़ औक़ात लिखा होता है 1 + 9। इसका मतलब होता है आपको प्रेसी के 8 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर टाइटल के। अगर आप टाइटल नहीं लिखते तो आपको टाइटल का नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप प्रेसी अगर आप खाली टाइटल लिखाते हैं, प्रेसी नहीं करते, तो आपको उसका नंबर 1 या 2 जो है वो अलग मिलेंगे, इसके अलग मिलेंगे, ये उसमें काउंट नहीं होते। अब जैसे पेपर चेक हो रहा है तो आपका फर्ज करें टाइटल अच्छा है 2 + 5 = 7। नहीं, पूरे नहीं। इंग्लिश में कभी आज तक आपने 100 आउट ऑफ 100 नहीं देखे। इसमें नहीं, इसमें बहुत अच्छी है। तो फर्ज करें 10 की है, 7, 8 तक आंसर, क्वेश्चन आंसर के पूरे दे देते हैं। अगर आंसर ब्रीफ टू द पॉइंट सही लिखा है, क्वेश्चन आंसर आमतौर पे 2 या 3 नंबर के होते हैं, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ब्रीफ टू द पॉइंट, अपने अल्फाज में प्रॉपर सेंस कन्वे करती है आपने। तो ये देख लें, अगर टाइटल, बाद औक़ात टाइटल ने भी पूछा होता है तो बाद स्टूडेंट्स दे आते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, नो हार्म इन इट।
अब जब आप ये स्टार्ट करने लगे, वो लास्ट टाइम मैंने बड़ी तफसील से बताया था, पैसे समझना कैसे है, गेस द मीनिंग, वो सारा। अब इसमें बाज़ औक़ात हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि इट शुड बी 1/3, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि पहले आप प्रैक्टिस के तौर पे जैसे अब आप करें तो पहले आप उसको हाफ कर लें, फिर मज़ीद उसमें से जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स रफ़ वर्क भी आखिरी पेज जो है उस पर एक हेड वो दे देते हैं रफ़ वर्क, वहाँ पे एक रफ़ सी बनाते हैं प्रेसी, क्योंकि ये बना रहे होते हैं, मुश्किल है, थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आ रही होती है, तो वो एक रफ़ सी बना के एंड पे आप उसको क्रॉस कर दें कि ये मेरा रफ़ वर्क था। हाँ, नो नो नो, अपनी तरफ से नथिंग, कुछ भी नहीं, एक लफ्ज़ भी आपने नहीं लिखना ना। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बताया था कि बाज़ औक़ात बताया था ना कि बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है गिव योर ओन ओपिनियन या ये, वहाँ पे आप, और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम। असल आप बस यू आर बाउंड, और बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये वो सवाल है जिसमें आप जितना कम लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। लेकिन साथ ही मैंने कम को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि सेंस क्लियर होनी चाहिए, ये ना हो कि आप सेंस ही कि जब हम मुख्तसर कर रहे हैं तो उसकी सेंस ही क्लियर ना हो, ठीक है। अब ये 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज है आपका, ये 1/3। अब इसमें प्रैक्टिस के तौर पे आप पहले हाफ कर लें शुरू में जब आप पैसेज कर रहे हैं, फिर अब इसका तरीका क्या है, ठीक है, कि अब इसमें तमाम इररेलेवेंट चीज़ें, एग्जाम्पल्स, ठीक है, सिमिलीज, मेटाफर्स, सब कुछ निकाल लेना है। आपने देखना है कि पैराग्राफ में मेन बात क्या की गई है, आपने उस पर फोकस करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैराग्राफ में 2-3 चीज़ें डिस्कस की गई होती हैं, लेकिन आपने ये देखना है, ठीक है, कि पैराग्राफ में मेन फोकस क्या है, पैराग्राफ है किस चीज़ के बारे में, आपने उस पर फोकस करना है। एग्जाम्पल्स, सिमिलीज, मेटाफर्स, ऑल दीज थिंग, नो एग्जाम्पल, ब्रीफ और टू द पॉइंट, आपने जो मेन चीज़ है, एंड इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। कॉम्प्रिहेंशन में भी यही था और प्रेसी में भी यही है कि इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स, कि ये आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए, अपने वर्ड्स में। और वो देखें, मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल आप लेट आई थी या नहीं थी, मैंने कॉम्प्रिहेंशन में ये सारी चीज़ें क्लियर की थी कि मैंने कहा अगर आप अपने अल्फाज में नहीं कर सकते तो उसी के अल्फाज में लिख दें बनिस्बत, मैंने कहा चेंज द वर्ड। बार बार एक चीज़ पे मैं जोर दे रहा था जो स्टूडेंट्स का मुझे फॉल्ट नज़र आता है हमेशा, कि वो है जे चेंज द कॉन्सेप्ट। वर्ड चेंज करने हैं, कॉन्सेप्ट नहीं। फिर वर्ड्स में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने कहा कोई हिस्ट्री के बारे में है, साइंस के, फिर मैंने स्टार्ट ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन से किया था, अगर आपको याद होगा, कि उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने सिमिलीज, मेटाफर्स, एग्जाम्पल्स, ये वो सब कुछ, नो एग्जाम्पल्स, कोई एग्जाम्पल्स नहीं होती, सिंपल आपने ब्रीफ और टू द पॉइंट 1/3 अपने अल्फाज में करना है। अगर आप करके आ गए तो ठीक है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने शायद सिमिली की मिसाल दी थी। सिमिली कहते हैं तशबीह को, सिमिली कहते हैं तशबीह को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करा देना। इसमें लाइक और एज के वर्ड्स होते हैं, टू कंपेयर वन थिंग विद एन अदर थिंग। तो नो सिमिली, नो सच थिंग। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, दिस इज सिमिली, कि उसको शेर से तशबीह दी गई है ना, ठीक है। अब फर्ज करें इस किस्म के अल्फाज लिखे हुए हैं, तो आपने
ना कॉम्प्रीहेंशन में, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। ही इज़ वेरी बोल्ड, बोल्ड बहादुर। अब देखें, आपने ब्रेव को सिनोनिम्स, और मैंने कहा था कि इसमें आपको सिनोनिम्स पे बहुत, जितने आपको सिनोनिम्स में आप एक्सपर्ट होंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से ये कर सकते हैं। ही इज़ वेरी बोल्ड। नहीं, वो सिनोनिम्स याद होते ही नहीं है बेटे, ये तो आप रहने दें। ये है कि मैं आपको बताऊंगा फारिग वक्त में किसी दिन बैठ के कि इंग्लिश पे वैसे ही आई विल गिव यू अ लेक्चर कि इंग्लिश में आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, उनको कैसे सॉल्व करना है। वो एक अलग लेक्चर रखेंगे इससे हट के, ठीक है। दैट विल बी अ कैजुअल लेक्चर, ठीक है। कि इंग्लिश में एक जनरल डिस्कशन रखेंगे किसी दिन, जैसे ना आप कहेंगे एक जनरल डिस्कशन के इंग्लिश में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, क्या है, क्यों। जैसे अब सिनोनिम्स का कहा तो इस पर वो बात की बात है, ठीक है। वो जैसे आप कह रहे हैं, अब ही इज़ अ लाइन, अब ये सिमिली, अब प्रेसी में आपने ये नहीं लिखना, दिस इज मेटाफर। सिमिली में होता है किसी चीज़ की मानिंद करार दे देना, मेटाफर में होता है वही चीज़ करार दे देना, वही चीज़। अब ही इज़ अ लाइन, वो शेर की तरह बहादुर है, ही इज़ अ लाइन। अब आप कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी में भी और कॉम्प्रीहेंशन में भी आप ये नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? ही इज़ ब्रेव, ही इज़ बोल्ड, ही इज़ बोल्ड, या ही इज़ वेरी ब्रेव, ही इज़ वेरी बोल्ड। सिमिलीज, मेटाफर्स, दूसरे ये जो जितने वो पर्सोनिफिकेशन और ये वो सच टाइप ऑफ थिंग्स, ये बिल्कुल आप ख़त्म कर देंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा आपका। एग्जाम्पल्स, कोई एग्जाम्पल दे रहा है, नो एग्जाम्पल। प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन दोनों में कोई एग्जाम्पल नहीं होती, दोनों में कोई एग्जाम्पल नहीं होती। क्लियर कट आपने इसको लिखना होता है। इट शुड बी इनडायरेक्ट एंड थर्ड पर्सन। मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन में भी बताया था, प्रेसी में भी यही चीज बता रहा हूं कि इट शुड बी इन इनडायरेक्ट एंड थर्ड पर्सन, कि ये क्या होनी चाहिए, इनडायरेक्ट होनी चाहिए और थर्ड पर्सन में होनी चाहिए, इनडायरेक्ट एंड थर्ड पर्सन। इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, आई का लफ्ज यूज नहीं करेंगे, ही का लफ्ज अब जैसे कई पैराग्राफ जो होते हैं, ठीक है, उसमें राइटर लिख रहा होता है आई वेंट देयर और ये वो, तो उसमें आई नहीं, क्योंकि अब लिखने वाले कौन हैं? आप हैं। राइटर आपके लिए थर्ड पर्सन है। जब आप वो लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि आई वेंट देयर एंड आई, तो वो कौन होगा? वो तो आप हो जाएंगे, लिखने वाला तो राइटर है ना। इनडायरेक्ट एंड थर्ड पर्सन, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे, और इनडायरेक्ट होता ही हमेशा थर्ड पर्सन। इन्वर्टेड कॉमास आई और यू जो है ये हमेशा ही। अब जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस, अब जब आप मेरी बात ये बाहर जाके किसी को कहेंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे आई एम डूइंग दिस सर, या ठीक है, ही वो ये कह रहे थे, तो वो आप तो नहीं, वो अगर आप कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूं, वो तो फिर आप हो जाएंगे ना। इनडायरेक्ट और थर्ड पर्सन हमेशा आपने इसको ये करना है। अच्छा, मेन फोकस जो है वो जो होता है कि एक लफ्ज होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे अल्फाज का एक नेमुल बदल। यू हैव अ कमांड ओवर दिस, आपको इस पर कमांड होनी चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सुना है ना लफ्ज, बहुत से अल्फाज का एक नेमुल बदल। उसकी मिसाल दूंगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे अल्फाज का एक नेमुल बदल।
जितनी ज़्यादा आपको उस पर कमांड होगी, आपकी प्रेसी उतनी ही अच्छी होगी, आपकी प्रेसी उतनी ही अच्छी होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ मैंने जिस पे जोर दिया था बार बार कि बेटे वर्ड चेंज हो, बात वही रहे, बात आपने चेंज नहीं करनी। पैट्रियट, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। व्हाट इज दिस? प्रोफेसर अली वर्क्स विद मी, ठीक है, प्रोफेसर अली वर्क्स विद मी इन सिटी लॉ कॉलेज। प्रोफेसर अली इज माई कुलीग। अ पर्सन हु वर्क्स विद यू, कोई आपके साथ पढ़ रहा है, ही रीड्स विद मी इन पार्ट 1, ही इज माई क्लास फेलो। यानी कि ये वन वर्ड, ये मैं छोटी छोटी मिसालें, आई एम गिविंग यू स्मॉल एग्जाम्पल, ये छोटी छोटी, इसको आप बाज़ औक़ात अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर कमांड है, अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर कमांड है, तो आप क्या है, दो दो फिक्रों को एक एक दो दो अल्फाज में कवर कर सकते हैं। ये कमांड होने की ज़रूरत है आपको, और जितनी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर कमांड होगी उतनी ही ज़्यादा आप प्रेसी। लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये ना हो कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करें लेकिन साथ कॉन्सेप्ट। बार बार मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे नहीं हो रहा आप उसी के अल्फाज यूज़ कर दें, डोंट चेंज द कॉन्सेप्ट, उससे फिर ओवरऑल आपका इंप्रेशन जो है वो गलत हो जाएगा। आई और मी तो आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल इनडायरेक्ट, और आप थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। ही, बिल्कुल, शी हो गया, दे हो गया, बिल्कुल आपने इनको यूज़ करना है। एक नो, वो एग्जाम्पल, सिमिलीज, मेटाफर, नो रिपीटिशन। बाज़ औक़ात रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए प्रेसी में, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई सिमिलीज नहीं, सिंपल सेंटेंसेस, कोई रिपीटिशन नहीं हो। आप पैरा पढ़ते हैं, अब आप उसमें देखेंगे कि एक बात है वो मुख्तलिफ तरीके से बयान की जा रही है। जब मैंने आपको पहले स्टार्ट जब किया था कॉम्प्रीहेंशन का, तो यही बताया था ना कि पैराग्राफ को समझना कैसे, जब आप 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, गेस द मीनिंग कैसे आपने करने हैं, ये तमाम चीज़ें, तो फिर है कि रिपीटिशन नहीं। वो एक पैराग्राफ में बाज़ औक़ात एक बात मुख्तलिफ तरीके से बयान की जा रही होती है, तो आपने उसको रिपीट नहीं करना, आपने उसको रिपीट नहीं करना, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको आप रिपीट ना करें। देखें, और उसको बस एक दफ़ा बयान करते हैं, वो बात कर मुख्तलिफ तरीके से उस पर वो डिस्कशन की जा रही होती है, राइटर उसको पेश कर रहा होता है। और मेन मैंने आपको वही बताया कि एक पैराग्राफ में बहुत सी चीज़ें, लेकिन आपने देखना है कि उसका मेन फोकस क्या है, मेन फोकस क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। इररेलेवेंट चीज़ निकाल दें, इररेलेवेंट चीज़ निकाल दें, वो ठीक है। हाँ, ये तो प्रैक्टिस है, ये तो दिस इज एन अनसीन पैसेज, दिस इज एन अनसीन पैसेज। ये कोई आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है कि ये 30-40 पैराग्राफ हैं। वो कहीं से कोई पैसेज उठाएगा अखबार में से,
कहीं से वो उठाएगा और वो दे देगा आपने उसकी। और ये प्रैक्टिस से छोटे छोटे पैराग्राफ से शुरू करें, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पहले आप उसको हाफ करें उस पैराग्राफ को, फिर 1/3 करें, फिर देखें। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको ये आता है। ठीक है, ये करेंगे बिल्कुल, हम डिस्कस करेंगे सारे वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से। अब तक जो हमने डिस्कस किया, एनी क्वेश्चन? आप नहीं थी, आप लेट आई 1 मिनट। मैंने इन सब को कहा था कि बेटे या तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन नहीं करते। और मैंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन करे, इन्वॉल्व हो। तो रियली आपने बहुत अच्छा किया कि आप क्वेश्चन करती हैं। नहीं आ रहा अपनी सजेशन दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि मुझसे आप क्वेश्चन करके कोई पूछ रहे हैं, आपकी अपनी राय क्या बन रही है। उन्होंने आके एक क्लास का माहौल पैदा किया, वेरी गुड। एक क्लास का डिस्कशन तो है, बाकी आप लोग बिल्कुल खामोश हैं। जो आपके माइंड में कोई उससे रिलेटेड चीज़ आ रही है, मोस्ट वेलकम किया करें। या बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि बिल्कुल सर के आगे बोलना नहीं, काम का डिस्कस किया करें आपके जहन में। आप भी करते हैं कि आपके जहन में जो माइंड में आ रही है चीज़, यू में डिस्कस। अब एक छोटा सा आई एम राइटिंग, एक छोटा सा पैरा, उस पर फिर हम टाइटल को भी डिस्कस करेंगे कि मेन चीज़ क्या है, वो कि क्या चीज़ है वो। अब 1-2 चीज़ें इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। और जरूरी नहीं 1/3 में, बाज़ औक़ात 1/3 से कम भी हो सकता है जो मेन चीज़ पूछी गई है। Yesterday it so happened, कल ऐसा हुआ। Yesterday, it so happened, ऐसा हुआ। क्या हुआ? That I was walking outside of my home, मैं अपने घर के बाहर फिर रहा था। In the street at night, गली में रात का वक्त था। It was raining, बारिश हो रही थी। I met an old friend of mine, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। विच आई कुड नॉट एक्सपेक्ट, जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था। मैं अपने दोस्त की उससे मिलने की, अचानक वो दोस्त आ गया तो मैं उससे मिला, तो मैं उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसमें वो आपको अपनी सैर के बारे में बता रहा है जी, कि मैं सैर कर रहा था। 1 मिनट, नहीं सब आप जैसे आपको सैर के बारे में बता रहा है, नहीं मौसम के बारे में बता रहा है जी, मौसम कैसा था, कोई वक्त के बारे में बता रहा है। मेन फोकस 3 चीज़ें हैं। राइटर का पुराने दोस्त से मिलना। अच्छा, विच आई, अब देखें ऊपर आई लिखा हुआ है, आई कहीं हमने आई यूज़ किया, सिर्फ राइटर। अगर ये लेंथी पैराग्राफ होता, अगर ये पैराग्राफ लेंथी होता तो आगे हम ही का लफ्ज़ यूज़ करते।
और अगर क्लियर नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर क्लियर नहीं हो रहा ही में वो और उसके दोस्त दोनों आ रहे हैं, तो आप एक ही के आगे हिज फ्रेंड या राइटर वो मेंशन कर दें, ताकि अगर दो ही आ गए हैं और वहाँ क्लियर नहीं हो रहा राइटर कौन है, उसका फ्रेंड कौन है। अब देखें, विच आई कुड नॉट एक्सपेक्ट। अब एक ऐसी चीज़ जिसकी आप तवक्को नहीं करते, वन वर्ड सब्सिट्यूट। अब एक चीज़ की आप तवक्को कर रहे हैं, बाई चांस क्या होता है, जिसके आप बाहर जा रहे हैं कि सर मेरा बाहर दोस्त खड़ा है बाई चांस, आप ये तो नहीं कहते ना सर मैं बाहर गया बाई चांस दोस्त मिल गया, आप तो वैसे ही जा रहे थे ना। इसमें मेन चीज़ तीन चीज़ें हैं। अब देखें ना, बारिश का कोई ताल्लुक नहीं। अब देखिए वो मौसम का तो उसने आपको बता क्या, मेन तो यही चीज़ है ना। इसमें आप हमारे पास मार्जिन है, इसमें हमारे पास मार्जिन है, हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। एट नाइट इन द स्ट्रीट, हम ये लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, द राइटर मेट हिज ओल्ड फ्रेंड बाय चांस एट नाइट इन द स्ट्रीट। क्योंकि देखें मैंने आपको कहा 1/3 हमारे पास मार्जिन है। मेन चीज़ इसमें क्या है, आप मुझे ये बताएं ना, राइटर क्या कहना चाह रहा है। वही मैंने जैसे उनसे क्वेश्चन किया, क्या वो आपको मौसम के बारे में बता रहा है, नहीं। क्या वो आपको रात के बारे में, अपनी वॉक के बारे में वो बता रहा है कि मैं मेन फोकस। देखिए हमने असल ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल, उसमें से आपने देखना है कि मेन चीज़ क्या है। द राइटर मेट हिज ओल्ड फ्रेंड बाय चांस। अब देखिए ऊपर मैंने कहा आई का लफ्ज़ तो आना ही नहीं चाहिए। आई 2-3 जगह आया, माइन आया, ठीक है, माई फ्रेंड आया, कुछ नहीं। द राइटर मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, अच्छा आप ये लिख देते हैं द राइटर मेट हिज ओल्ड फ्रेंड विच ही कुड नॉट एक्सपेक्ट। वो अब वही आपने वो लफ्ज़ आपने उसको सिनोनिम्स क्या थोड़ा सा चेंज किया, बाय चांस, मतलब तो नहीं चेंज हुआ। बाय चांस से क्या मतलब चेंज हुआ, क्या बाय चांस से मतलब चेंज हुआ? वही मैं बार बार यही कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज, वर्डिंग चेंज हो, वर्ड्स आपके हों। अब देखें मैंने वही बताया कि इसमें आपके पास मार्जिन है, इसमें आपके पास मार्जिन है। आप एट नाइट इन द स्ट्रीट, फिर भी आपका सही है। मेन चीज जो मेन 3 है, राइटर का उसके दोस्त से अचानक मिलना, नो वेदर, नो नाइट टाइम, कोई टाइम का जिक्र नहीं, कोई वेदर का जिक्र नहीं, नथिंग, मेन चीज, ठीक है, द राइटर। अब इसी से हम, हाँ बिल्कुल, अब इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइटल। अब जैसे टाइटल है, टाइटल में आप जहन में फौरन कॉन्सेप्ट लाएं, फौरन अपने जहन में कॉन्सेप्ट लाएं कि मैं जिसको ये बात बता रहा हूँ, रही हूँ, जो भी है, उसको नहीं पता ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। सिर्फ टाइटल पढ़ के उसको पता चल जाए, सिर्फ टाइटल पढ़ के उसको पता चल जाए कि ये इस पैसेज में है क्या। आप देखें ना, पोएम पढ़ते हैं उसका टाइटल होता है ना, कोई ऐसे है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, एक लिखा हुआ है अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, नीचे क्या होगा, आपको फौरन कि जी ये हिल स्टेशन, मरी गया, स्वात गया, जहाँ भी गया, आप ना जाइएगा स्वात, मरी गया, स्वात गया, जहाँ भी आप गए, ठीक है, उसके बारे में इसने लिखा है ना, काकान नारान, वही आपके जहन में यही आएगा ना। अब विजिट टू अ हिल स्टेशन में ये तो नहीं आएगा कि मुल्तान गया, या ये आएगा फौरन आपके जहन। तो टाइटल ऐसा आप ये देखें, कीप दिस थिंग इन माइंड, कि जो उसको नहीं पता, सिर्फ टाइटल पढ़ के उसके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। टाइटल शुड बी टाइटल, नॉट अ सेंटेंस। टाइटल होना चाहिए, फिक्रा नहीं होना चाहिए। पता है ना, टाइटल फिक्रा एक और चीज़ होता है, टाइटल एक और चीज़ होती है। टाइटल शुड बी टाइटल, नॉट अ सेंटेंस। क्लियर हो रहा है ना, ठीक। अच्छा, टाइटल में आप वहाँ से वर्डिंग ले सकते हैं, वहाँ से फिक्रे में से लफ्ज़ निकाल सकते हैं एज इट इज़ आप। और आम तौर पे टाइटल या तो पैसेज में से आप बिल्कुल वही वर्ड्स एज इट इज़ आप लिख दें, कि टाइटल पढ़ते ही उसके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर। टाइटल आमतौर पे या शुरू में होता है या पैसेज के एंड पे, एज इट इज़। अब इसका फ़र्ज़ करें मुझे टाइटल कहा जाए अ चांस मीटिंग या चांस मीटिंग विद एन ओल्ड फ्रेंड,
दोनों से कि अचानक बाय चांस मीटिंग, और किसी के जहन में कोई आता है, अब आप ये नहीं लिख सकते अ स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात जी, बारिश हो रही है, राइट, या अ लोनली वॉक, अ सॉलिटरी वॉक, सॉलिटरी लोनली को कहते हैं ना, अ सॉलिटरी वॉक, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड सॉलिटरी, एक तन्हा, वो जी मैं अकेला सैर कर रहा था, वो तो नहीं कॉन्सेप्ट। अ चांस मीटिंग, बाय चांस मीटिंग, सडन मीटिंग, आप पूरा लिख सकते हैं सडन मीटिंग विद एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टाइटल, यू विल गेट फुल मार्क। अ चांस मीटिंग, अब आप चांस मीटिंग, अब वो जो पढ़ेगा उसके ज़हन में आएगा कोई इत्तेफाकिया मुलाकात हुई है। अ रेनी डे, आप इसका रेनी डे तो नहीं, अ रेनी नाइट, अ सॉलिटरी वॉक, वॉकिंग अलोन दे सकते हैं, और कोई, यानी कि हर स्टूडेंट का अपने जहन में वो आता है। अब आप ये देखें कि क्या इसमें फ़ौरन आपको टाइटल क्लियर होगा कि जब आप सोचेंगी कि जो पढ़ रहा है, क्या ये टाइटल पढ़ने से उसके जहन में क्लियर हुआ कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। अब टाइटल का क्लियर हुआ आपको। अब आपने हेडिंग देनी है टाइटल शुरू में, प्रेसी आम तौर पे ये होता है कि प्रेसी के पहले हेडिंग देते हैं टाइटल। टाइटल आप एक दे सकते हैं, दोबारा का दो बन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लंबी फहरिस्त ना बना दें, घर की ग्रॉसरी वाली जो है ना फहरिस्त ना बना दें 8-10, वो दैट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, वो एक बुरा इंप्रेशन होता है कि जी ये वो 2-3 तक वो बाज़ औक़ात के ये भी बिल्कुल वो सूटेबल टाइटल होते हैं, सूटेबल टाइटल होते हैं, वो हर वो जो आप पैसेज पढ़ते हैं आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करेगा कि ये पैसेज इस चीज़ के बारे में है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें एक रावलपिंडी के बारे में एक पैसेज है, रावलपिंडी इतने में, ठीक है, मार्ज़ वजूद में आया है, ये वो इसका ये हदूद दरबा है, इस तरह है, ये है वो है, इतने बाज़ार हैं, ये वो सब कुछ, ठीक है, इट्स अबाउट रावलपिंडी। अब आप क्या है टाइटल देते हैं रावलपिंडी, क्लियर नहीं है, रावलपिंडी की किसी सड़क के बारे में है, किसी एक इलाके के बारे में है, मौसम के बारे में है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रावलपिंडी, क्लियर हो गया ना। तो ये देखें कि मैं टाइटल वो दूँ, मैंने सिंपल एक छोटी सी ये मिसाल दे रहा हूँ कि सिंपल आपको एक पैराग्राफ है, उसमें जी इतने में मार्ज़ वजूद में आया, किसी मुल्क के पाकिस्तान इतने मार्ज़ वजूद में आया, इतने सूबे हैं, ये है वो है, तो अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पिंडी की मैंने छोटी सी मिसाल दी ना। अब पिंडी, रावलपिंडी, क्या रावलपिंडी एक किसी बाज़ार के बारे में है, किस चीज़ के बारे में, किसी बिल्डिंग के बारे में है, क्या नहीं। जब आप वो देखेंगे कि जी कायम हुआ, इतने बाज़ार हैं, ये है दूदरबा है, तो क्या है अ ब्रीफ हिस्ट्री या हिस्ट्री या अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रावलपिंडी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो ही वो देखेगा, अब ऊपर उसने जब टाइटल पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, यानी कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। इज इट क्लियर? अब आपके जहन में असल चीज़ जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपके जहन में प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। करना आपने खुद ही है, ठीक है, करना आपने खुद ही है, ये नहीं है सिर्फ आपके जहन में कॉन्सेप्ट। अब एक ये पढ़ने से किसी हद तक थोड़ा सा आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जी मेन चीज़ क्या होती है। हमने उसमें पैसेज ये नहीं होगा, ये तो बहुत मुख्तसर सा बड़े सादा अल्फाज में मैंने लिखा है, वो तो अच्छा खासा लेंथी और मुश्किल होता है उसको समझना। मैं अभी ऐसा ऐसा प्रैक्टिस, एक और पैसेज इसी तरह ही, ये सारे फिर मज़ीद, और जब आप कहेंगे तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर भी इसके बारे में, मैंने कहा ये वैसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हट के भी। हाँ बिल्कुल 1/3, इट शुड बी 1/3, क्लियर कट रूल है 1/3। और ना आप वर्ड्स काउंट करते ना वो वर्ड्स काउंट करता, ना आप वर्ड्स काउंट करते ना वो वर्ड्स काउंट करता। जो चेक कर रहा होता है उसको आइडिया, और आपको भी आइडिया। आप थोड़े से पैसेजेस करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इज़ इट 1/3। और बाद ऐसी ग्रामर्स है, मुख्तलिफ आप ग्रामर्स ले लेंगे, वो उसमें शुरू में जो होती हैं वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होती हैं,
उसमें वो दिया होता है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है। आप खुद करें, फ़ौरन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 1/3 से ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो जाए कोई नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि वो फिर वो उस पैराग्राफ की तरह हो। तो ये देखें, ये एक छोटा सा, बिल्कुल एक आसान सा मैंने वो लिखा, दो फिक्रे लिखे, सिर्फ आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि मेन चीज़ इसमें क्या है और टाइटल आपने कैसे देना है। वो बाज़ का अखबार में से दे देते हैं, बाज़ का किसी ग्रामर में से। नहीं, वो नहीं होते, ये सिंपल होता है, ये सिंपल। और इस तरह होता है, एंशिएंट आ जाए तो वो एक हंगामा मच जाए कि जी समझ ही नहीं आ रही। स्टूडेंट्स का लेवल देख के, बाद ऐसे होते हैं पेपर सेटर्स जो ज़रा मुश्किल दे देते हैं, वरना मेजॉरिटी जो है वो इतना होता है कि बिल्कुल भी इजी नहीं होता। नहीं, वो ये जो है ना आपका, ये इतने बड़े लेवल का बाहर का तो वो तो और है ना, आप ए लेवल ओ लेवल ये उनकी बात नहीं है। तो एक काम का आप जनरल लेवल का आपका है, तो वो उस हिसाब से। बेटे ये जो अब तक हमने डिस्कस किया है, एनी क्वेश्चन, अब एक और छोटा सा पैरा लिखूंगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमास भी लगे होंगे, फिर वो आपको करके बताऊंगा, टाइटल बताऊंगा। अब तक जो हमने डिस्कस किया है, एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क। और मैंने बताया था कि इसको आप लिमिटेड ना लें यहाँ तक कि जी सिर्फ हमने इस एग्ज़ाम में, आप माशाल्लाह आगे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स देंगे, CSS, PCS, जुडिशरी के, और मुख्तलिफ आजकल ये होते हैं, हमेशा 2 या 3 पेपर होते हैं, आपने नोट किया होगा, हमेशा 2 इंग्लिश की सबसे ज़्यादा। अब आपने ये जो दाखिले का एडमिशन टेस्ट लैट दिया था, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की थी। ऐसे रिपोर्ट, पर्सनल, सिनोनिम्स, प्रेपोजिशन, थोड़ा सा मैथ, और ये ज़्यादातर 100 मार्क्स के मुख्तलिफ ये जो टेस्ट हो रहे हैं जी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। तो ये क्या हो रहा होता है, उसमें क्या मैथ भी होता है, जनरल नॉलेज भी, इस्लामियात भी, मेन फोकस इंग्लिश का या इंग्लिश का पूरा पेपर रखा होता है। और उसमें क्या होता है कि वो कोई वो स्टोरियाँ वगैरह तो नहीं, क्या होता है ये कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे, सिनोनिम्स, ताकि वो हर स्टूडेंट, और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इस लिमिटेड से हट के वसी ब्रॉडर सेंस में लें। कॉम्प्रिहेंशन नहीं, इट्स अ डिफरेंस। कॉम्प्रिहेंशन सवालों के जवाब, पैसेज में से आपने सवालों, वो दैट इज कॉम्प्रिहेंड, मैंने पूरा लिखा था कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड, उसको समझना सवालों के। प्रेसी, समरी, जेस्ट, सबस्टांस, ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, आपका जो ओरिजिनल पैसेज है उसका 1/3। आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है आपके कोर्स कंटेंट्स में पार्ट 1 में है, लेकिन यूनिवर्सिटी इसको पार्ट 2 में दे रही है। और आपका जो पिछला पेपर देखें उसमें कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, उसने टाइटल भी नहीं पूछा हुआ, ठीक है।
सिंपल सा पैरा है, छोटा सा मैंने आपके सामने, इसमें आई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, यू का भी। द ओल्ड मैन वॉज वेरी एंग्री विद हिज सन। बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत नाराज़ था। सो वन डे ही कॉल्ड हिम, बस एक दिन उसको बुलाया, एंड सेड टू हिम, उसे कहा, यू रास्कल, यू हैव ऑलवेज कर्स्ड एंड इल ट्रीटेड मी। तुमने हमेशा मुझे, ऑलवेज कर्स्ड एंड इल ट्रीटेड मी, मुझे लानत मलामत की, मुझसे बुरा सलूक किया। आई कैन नॉट टॉलरेट यू एनी मोर, मैं मज़ीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट आउट ऑफ माई होम एट वंस, फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, बूढ़ा आदमी है, गुस्से में कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, बातचीत हो रही है। ठीक है, बातचीत हो रही है। ठीक है, आई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपको मना किया है ना आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ना यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ना इन्वर्टेड कॉमास लगाने। मेन चीज़ कि क्या वो कहना चाह रहा है क्या। ठीक है, ये एक लफ्ज़ होता है फ्यूरी, FURY, फ्यूरी कहते हैं गुस्से को। फ्यूरी का लफ्ज़ सुना होगा, फ्यूरियस निकला, इनफ्यूरिएटेड, गुस्से में आकर, इनफ्यूरिएटेड। ठीक है, गुस्से में आकर, INFURIATED, बाय द मिसबिहेवियर, BEHAVIOUR। अब ये देखें, मैंने इसको, तुमने मुझसे बुरा सलूक किया, तुमने मुझे ये किया, तुमने मुझे वो किया। इज इट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और नॉट? यू हैव ऑलवेज कास्ट एंड इल ट्रीटेड मी। अब वो ये प्रेसी में तो हम ये नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ व्हाट इज मिसबिहेवियर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप दो दो तीन तीन फिक्रे एक या दो अल्फाज लिखते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट। अब मिसबिहेवियर का क्या मतलब होता है? बुरा रवैया। गुस्से में आकर बाय द मिसबिहेवियर ऑफ हिज सन, द ओल्ड मैन स्कॉल्डेड हिम, SCOLDED, स्कॉल्डेड या ABUSED, abused him and turned him out of his home, and turned him out of his home. PURM. यू रास्कल और ये वो, अब्यूज्ड, स्कॉल्डेड। अब देखें पूरा उसको वो जो गालियां उसने दी लंबी चौड़ी फहरिस्त लिखने के बजाय, स्कॉल्डेड एंड अब्यूज। अच्छा, गेट आउट ऑफ, देखिए गेट आउट ऑफ एंड टर्न्ड हिम आउट ऑफ हिज होम, घर से निकाल के। अब मुझे ये बताएं, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे है या नहीं है? एक मिनट, बेटे का बुरा रवैया बाप से, बाप का गुस्से में आना, उसे घर से निकाल देना। देखिए अब बहुत सी दो चीज़ें, स्कॉल्डेड या अब्यूज, स्लैश है कोई भी लिख दें, मिसबिहेवियर गुस्सा, और उसको घर, गेट आउट ऑफ माई होम। अब आपने ये तो नहीं, गेट आउट ऑफ माई होम, मेरे घर से निकल जाओ, वो एंड टर्न हिम आउट ऑफ हिज होम, टर्न हिम आउट ऑफ हिज होम। ये वर्ड एक दो ज़्यादा या कम हो सकते हैं, एक दो वर्ड ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन उससे कोई बात चीज़, मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर पेश कर दी गई है। अच्छा, अब यहाँ एंग्री, इन्फ्यूरिएटेड गुस्सा है, या इन फ्यूरी या इन एंगर। आप यानी कि ये तो वैसे मैं बता रहा हूँ, जब आप करेंगे इन एंगर, गुस्से की हालत में, ठीक है, इन एंगर है, हाँ रिएक्टेड, बिल्कुल। वो तो ये तो मैंने वैसे बताया ना, आप जब करेंगे तो आपके जहन में मुख्तलिफ, ये प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ जहन। इसीलिए मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि आप रफ वर्क, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा आप रफ वर्क कर लें, क्योंकि ये बहुत लेंथी नहीं होता, छोटा सा आपको ये चंद एक फिक्रे जो जिसमें आप
नहीं हो रहे कि मैं इसको कैसे बनाऊं। चंद एक ऐसे फिक्रे जिसके बारे में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं तो उसको बेशक आप बाद में क्रॉस कर दें ऊपर रफ वर्क लिख के, क्या वो देखें मैं ये बना रही हूँ या बना रहा हूँ वो नहीं बन रहा सही, कि दूसरी तरह बना लें, तीसरी तरह, ताकि वो उसमें वो प्रॉपर। तो ये जो ये चीज़ है, ये मैं आपके सिर्फ जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर वो हो रहा है या नहीं करना आपने, मैंने वही आपको बताया कि कॉन्सेंट पैसेज है, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता कहाँ से आएगा, आपने क्या करना है, लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1/3 करना है, अपने अल्फाज में करना है, वहाँ से वर्ड्स नहीं, मैक्सिमम यूज़ करना है 1 वर्ड सब्जेक्ट। अब देखें ना अब वो पूरा लिखने शुरू कर दें, जी तुमने मुझे ये किया, गालियाँ दी और ये किया, ओनली कि उसने बुरा सलूक किया। अब बुरे आदमी ने उसे अब्यूज, स्कॉल्डेड या जो भी है बुरा भला कहा, आपने वो लिख देना है, आपने वो लिख देना है, एंड टर्न हिम आउट ऑफ हिज होम। अब इसमें हम आ जाते हैं, अब फर्ज करें ये है, अब टाइटल अ डिसोबीडिएंट सर्वेंट, ओ सॉरी सन, अ डिसोबीडिएंट सन। अब फौरन जो ही आप टाइटल, क्या ख्याल है, सही है? अब कोई कहता है जी एंग्री फादर, देखिए वो आपने न्यूटन का कानून पढ़ा होगा कि कुव्वत के हर अमल का रद्द अमल होता है, जैसे जिसने फिजिक्स पढ़ी है, अमल और रद्द अमल बराबर मुखालिफ सिमतों में, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, असल में बूढ़े आदमी ने जो ये उसको किया, घर से निकाला, ये रिएक्शन था। बात क्या थी, बेटा नाफरमान था, तो एंग्री फादर ना दें, कि ये नहीं है कि वो हर वक्त ही एंग्री था, वो कह जी वो गुस्से में था। जो बेटे की असल चीज़ बेटे की नाफरमानी है, बाकी जो है वो तो बाप का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन कह लें आप, बाप का रिस्पॉन्स है, बाप का रिएक्शन है। और कोई आपके जहन में हो सकता है इससे लाख दर्जे बेहतर आ जाए आपके जहन, वो तो है ना कि उस वक्त आप जब सोच रहे होते हैं, ठीक है, नहीं वो थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना, दिमाग है तो थोड़ा सा तो उसका इस्तेमाल करना, तो पड़ा वो फिर जंग लग जाता है, थोड़ा थोड़ा यूज़ किया करें। अब पूछ लें मुझसे, मैं बता देता हूँ।